हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चर्चा का बिंदु है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। हम इसमें जानेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या महत्व है और न्यायिक पुनरावलोकन की क्या क्या आलोचनाएं की जा सकती हैं। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। आधुनिक जो राज्य हैं उनमें लिखित संविधान की व्यवस्था है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण और शासन के विभिन्न अंगों के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की अनिवार्यता को सभी स्वीकार करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन लोकतांत्रिक संविधानों में शासन द्वारा शक्तियों के मर्यादित व्यवहार की गारंटी प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन के अगर हम अर्थ की बात करें तो सीधा सा इसका ये अर्थ है कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना है। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित न्यायालय के सामने आए मुकदमों में न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि कानून का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों, निर्मित विधियों और आदेशों की संवैधानिकता और वैधता का परीक्षण करती हैं और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य या विधियां संविधान के प्रावधान और विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने पर न्यायालय ऐसे कार्यों को और विधियों को अवैध और शून्य घोषित कर सकती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा सा और सरल सा अर्थ यही है कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के द्वारा निर्मित कानून या किए गए कार्य और व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों की वैधता की जांच करता है, उनकी संवैधानिकता की जांच करता है। अगर वो संविधान के विरुद्ध होते हैं तो न्यायपालिका उन कानूनों को और उन कार्यों को शून्य घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अधीन ही न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं और कानून तथा प्रशासनिक आदेशों की वैधता अथवा अवैधता का निर्णय करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 ईस्वी में मारबरी बनाम मेडिसनवाद में न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा देते हुए कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा अपने सामने प्रस्तुत विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि क्या ये एक लिखित संविधान के द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं या नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन के समय न्यायालय व्यवस्थापिका
और कार्यपालिका के कानूनों व आदेशों के शाब्दिक अर्थों पर ही विचार नहीं करते, अपितु वे उन कानूनों की आत्मा पर भी विचार करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत से अभिप्राय ये है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के आदेशों और व्यवस्थापिका के कानूनों को संवैधानिक कसौटी पर परखते हैं। यदि कोई आदेश या कानून संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया जा सकता है। प्राय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां संघीय संविधानों में न्यायपालिका को सौंपी जाती हैं। अपन बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों का स्पष्टतः कहीं भी उल्लेख नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 1803 ईस्वी में मारबरी बनाम मेडिसन नाम के मुकदमे में किया गया था। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में प्रमुख सिद्धांत निश्चित किए गए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो स्पष्ट रूप से सरकार की शक्तियों को निर्धारित अथवा सीमित करता है। दूसरा सिद्धांत न्यायाधीश मार्शल के द्वारा स्थापित किया गया था, वो है संविधान देश की सर्वोच्च विधि है जो विधानमंडलों द्वारा पारित की गई विधि से श्रेष्ठ है। अर्थात संविधान ही सर्वोच्च कानून है, अन्य विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अधीन ही कार्य करते हैं। तीसरा सिद्धांत, यदि विधानमंडल ऐसी विधि पारित करते हैं जो संविधान का उल्लंघन करती हो तो वह विधि अवैध है। चौथा सिद्धांत, यदि कार्यपालिका कोई आदेश जारी करता है जो संविधान और विधि के विरुद्ध है तो ऐसे आदेश अवैध माने जाएंगे, न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होंगे। पांचवा सिद्धांत, संविधान के अनुसार न्यायाधीशों को अपना पद संभालने से पूर्व संविधान व विधि के संरक्षण की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। यह शपथ उन्हें इस बात के लिए बाध्य करती है कि वे ऐसी विधि और कार्यपालिका आदेशों को अवैध घोषित करें जो कि संविधान का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार 1803 ईस्वी में मारबरी बनाम मेडिसन वाद में निर्णय द्वारा अमेरिका के संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त हुई थी। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन की अंतिम शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है एवं अन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और उसके निर्णय के विरुद्ध किसी भी व्यवस्था के पास अपील नहीं की जा सकती। अब यह सिद्धांत अमेरिकी शासन पद्धति का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय न केवल संविधान का संरक्षक है अपितु कांग्रेस का तीसरा सदन भी बन गया है। जैसे कि लास्की ने कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अमेरिका के जितनी व्यापक नहीं है, किंतु वर्तमान में
यह भेद भी समाप्त होता जा रहा है। पहले भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत था विधि की स्थापित प्रक्रिया, लेकिन अब धीरे धीरे विधि की स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की उचित प्रक्रिया ने न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के रूप में भारत में जगह बना ली है। आइए अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं। न्यायिक पुनरावलोकन की हम निम्न आधारों पर आलोचना कर सकते हैं। पहला, अलोकतांत्रिक। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई विधियों को रद्द करने की शक्ति न्यायाधीशों को सौंपना अलोकतांत्रिक व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि यह जनप्रतिनिधि जन इच्छाओं व आवश्यकताओं को अच्छी तरह पहचानते हैं, जबकि न्यायाधीश जनप्रतिनिधियों के कार्यों को रद्द कर देते हैं, अर्थात न्यायाधीश जनता की इच्छाओं को रद्द कर देते हैं। इस कारण न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को अलोकतांत्रिक माना जाता है। दूसरा, रूढ़िवादी दृष्टिकोण। जब जनप्रतिनिधि जनता की मांगों के अनुसार प्रगतिशील विधियों का निर्माण करते हैं तो न्यायाधीश संविधान के शाब्दिक अर्थों के आधार पर उन कानूनों को या विधियों को रद्द कर देते हैं। इससे न्यायाधीशों की तानाशाही स्थापित होती है और न्यायाधीशों को प्रायः रूढ़िवादी होते हैं। वह सभ्यता के विकास को भी अधिक विधिक दृष्टि से ही वो देखते हैं। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को रूढ़िवादी दृष्टिकोण माना जाता है। तीसरा, न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने संविधान की सर्वोच्चता की अपेक्षा न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत स्थापित कर दिया है। न्यायिक सर्वोच्चता के कारण विधायिकाओं के सम्मान को भी ठेस पहुंची है और यदि न्यायालय किसी कानून को रद्द कर दे तो यह अवश्य ही विधायिकाओं के सम्मान पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता की अपेक्षा न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना हो जाती है, क्योंकि विधायिकाओं के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के शब्दों के अर्थ के आधार पर न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर देती है, जिससे न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना हो जाती है। चौथा, पूर्व निर्णयों में परिवर्तन। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय सर्वोच्च न्यायालय की नीतियों एवं निर्णयों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों में परिवर्तन करता है, परिणामतः संवैधानिक कानून संबंधी भ्रांतियां पैदा होती हैं, क्योंकि न्यायाधीशों के निर्णय विशुद्ध वैधता पर आधारित न होकर उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित होते हैं। अर्थात न्यायाधीशों के द्वारा आप न्यायालयों के निर्णय जो उन्होंने पहले दिए थे, बाद में किसी वाद में उन निर्णयों को वो पलट देते हैं और कोई दूसरा निर्णय सुना देते हैं, जिससे भ्रांतियां पैदा होती हैं। आइए अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व। पहला बिंदु है नागरिक अधिकारों की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के प्रयोग से व्यवस्थापिका व कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाकर नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा ही की है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण न हो तो नागरिक अधिकार व स्वतंत्रताएं खतरे में पड़ जाती हैं।
इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को नागरिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी माना जाता है, क्योंकि जब भी कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की तानाशाही स्थापित होती है, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उनके कानूनों, उनके कार्यों को रद्द कर देता है। दूसरा, संघीय ढांचे की रक्षा। संघीय शासन में सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार को राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय इकाइयों के या राज्य सरकारों के अधिकारों की रक्षा करके संघीय शासन को सफल बनाने का कार्य ही करती है। तीसरा, शासन शक्ति को मर्यादित करना। सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के प्रत्येक अंग को दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका है और किसी को भी तानाशाह नहीं बनने दिया है और शासन शक्ति को मर्यादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा, संविधान की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सीमित मात्रा में प्रयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित किया है जो वास्तव में संविधान के विरुद्ध हैं। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से न्यायालय संविधान के गौरव की रक्षा करने का ही कार्य करते हैं।